वेल हेलो गाइस, दिस इज बॉय मोहम्मद मेहदी हसन और स्वागत करता हूँ आप सभी लोग का मेरे यूट्यूब चैनल पर। ओके, मेरा जैकेट थोड़ा इधर उधर हो गया तो मैं निकल चुका फिर से अपने घर की तरफ। आज जैसे कि आप लोगों को पता है कि कुछ दिन पहले मैं अपने बाइक को लेके एक शॉर्ट जर्नी पे निकला था ताकि 500 किलोमीटर्स भी क्लॉक कर लूँ जल्दी से जल्दी और बाइक को थोड़ा समझ भी पाऊँ। तो बाइक को मैंने बहुत कुछ समझा है, बहुत कुछ क्वेश्चंस भी थे मेरे मन में जो मुझे डाउट थे, फिर मुझे क्लियर हुए। तो आज उन सब क्वेश्चंस के आंसर मैं देने वाला हूँ मोटो व्लॉग में, जब मतलब वाइल ट्रैवलिंग आई ट्राई टू गिव ऑल द आंसर्स। और कुछ चीज़ें हैं जो आपको जानना है हिमालयन 450 परचेज़ करने से पहले। अगर आप लोग प्लान कर रहे हो कि हमें भी एक हिमालयन 450 लेना है तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको जान लेना चाहिए, मैं सोचता हूँ, ताकि यू कुड डिसाइड इट बेटर, सो दैट यू शुड गो फॉर द बाइक और नॉट। सो लेट्स स्विच टू द GoPro। और GoPro में बताता हूँ मैं सब चीज़ें जो आपको जानना है वाइल्ड ट्रैवलिंग, जितना कुछ है मतलब इस बाइक के बारे में। अगर आपको हिमालयन 450 लेना है या नहीं लेना है, इस वीडियो को देखने के बाद आपको वो क्लियर हो जाएगा कि आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। सो लेट्स गो गाइस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द परफॉर्मेंस ऑफ द बाइक। परफॉर्मेंस काफ़ी ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रॉयल एनफील्ड की तरफ से। मतलब आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट एवर मोटरसाइकिल मेड बाय रॉयल एनफील्ड। ये भाई साहब अपने साइलेंसर पे बस्ता लगा के जा रहे हैं, कब जल जाए मतलब कोई ठीक नहीं है, जो भी हो। तो मैं बता रहा था कि परफॉर्मेंस के मामले में मुझे ये बाइक एकदम निराशा नहीं किया है। मतलब परफॉर्मेंस भरपूर परफॉर्मेंस दिया गया है बाइक में। मतलब क्या बताए, मतलब क्या पुल है, क्या ही टॉर्क है बाइक में, क्या ही टॉप स्पीड है। मतलब ऑलरेडी मैंने इसमें क्लॉक किया है अराउंड 130 से 140 के अंदर मैंने क्लॉक किया है इस बाइक में, और कैपेबल है बाइक इसके ऊपर जाने के लिए। लेकिन आई एम थिंकिंग कि मुझे पहले अपना पहला सर्विस कर लेना चाहिए। 424 किलोमीटर हो चुका है मेरा बाइक। जैसे कि आप लोगों को पता था, मैं गोलपरा पहुँचते लास्ट जिस दिन मैं निकला था घर से, उस दिन से गोलपरा पहुँचते 300 किलोमीटर हो गया था बाइक ऑलरेडी। और ज़्यादा मैंने गोलपरा में बस ऑफ रोडिंग के लिए लेके गया था, ताकि मुझे बाइक के ऑफ रोडिंग में कैसा कैपेबल है बाइक मुझे समझना था। तो अभी एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि बाइक जो है काफ़ी बढ़िया बाइक बनाया गया है रॉयल की तरफ से। काफ़ी ही बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस है बाइक का, काफ़ी बढ़िया टॉप स्पीड है। इन सब मामले में बाइक एकदम मतलब ए क्लास है। ओके, ए क्लास मतलब एकदम एक्सीलेंट, ऑसम। उसके बाद लेट्स कम टू इट्स सम स्मॉल माइनर प्रॉब्लम्स। उसमें से सबसे पहला प्रॉब्लम आ गया है, अगर इस बाइक का जो फ्रंट में जो डिस्क पैड्स दिए गए हैं या फिर कुछ भी जो भी है, मतलब सेरेमिक्स पैड्स है जो भी है, तो जब आप ब्रेकिंग करते हो तो एक चिक चिक चुक चुक का आवाज़ आता है। ऐसा लगता है कि आपका ब्रेक्स में कुछ फंसा हुआ है, कुछ मिट्टी विट्टी धूल फंसा हुआ है। फंस भी सकता है, वो अलग बात है, क्योंकि वो रास्ते पे चलेगा तो फंस सकता है। लेकिन मैं जिस दिन मैंने ऑफ रोडिंग किया तो उस दिन थोड़ा सा मिट्टी फंसा था शायद, लेकिन उससे पहले से मुझे एक साउंड मिल रहा था जब भी मैं ब्रेक करता हूँ। हार्ड ब्रेकिंग पे नहीं, नॉर्मल जब मैं ब्रेक करता हूँ और बाइक जब स्लोली रुकता है कहीं पे, तो एक चिक 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 का साउंड आता है कभी कभी डिस्क से। तो वो जो है वो नॉर्मल है गाइस, ठीक है। उसके बारे में मतलब मैंने रिसर्च किया, मुझे पता चला कि वो अगर आप जो लोग जैसे कि कॉन्टिनेंटल पे है, इंटरसेप्टर पे है या फिर कुछ अलग बड़े बाइक्स पे है, तो उन लोगों को पता होगा कि एक साउंड आता है कभी कभी, क्योंकि ये कुछ इनका जब डिस्पैक्स होता है, कुछ सिंटेड या कुछ ऐसा पैड्स होते हैं जिसके वजह से ये साउंड आते हैं। लेकिन उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता, उससे आपका डिस्पैड भी ख़राब नहीं होता। अगर आप लोग हिमालयन 450 ओन कर रहे हो या फिर इन फ्यूचर ओन करने जाने वाले हो, तो ये एक इशू है। मतलब ये जो इशू नहीं है गाइज, ये इशू इसे हम इशू नहीं कह सकते। ये जो है ये ठीक है, मतलब ये इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे आपको कुछ मतलब लॉस नहीं वाला। यू कैन गो, यू कैन टूर एनीथिंग, यू कैन डू एवरीथिंग, इससे कोई आपको बाइक में हार्म नहीं होने वाला। ओके, फर्स्ट ये था। दूसरा, जिस दिन मैंने परचेज़ किया उस दिन मुझे ये मतलब साउंड आया नहीं, लेकिन तीसरे दिन जब मैं गुवाहाटी से ग्वालियर आ रहा था उस दिन मुझे थोड़ा सा ये साउंड मिला। और उसके बाद से अभी तो कंटिन्यूस है ये साउंड। मतलब आप जब सुबह कोल्ड स्टार्ट करते हो या फिर आप जब बाइक चला रहे होंगे तो आपको एक इंजन से टिकी 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 टाइप का एक साउंड आते रहता है, ठीक है। ओके गाइस, तो ये टिकी टिकी वाला जो साउंड है, मुझे लगा था ये शायद कुछ टैपेट, अभी भी ये साउंड है टिकी टिकी, पता नहीं आई है। अब बिला तो मैं बाइक चला रहा हूँ, आप लोगों को सुनाई नहीं देगा, मुझे सुनाई दे रहा है टिकी 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 एक साउंड आता है बाइक से। मैं आगे जहाँ रुकता हूँ मैं वहाँ पे आपको सुना दूंगा। टिकी टिकी जो साउंड है वो साउंड कोई प्रॉब्लम वाला साउंड नहीं है। मुझे लगा था कुछ टैपेट एडजस्टमेंट या फिर टैपेट का, मतलब नया बाइक लिया अभी टैपेट का साउंड निकल गया। मुझे मतलब ऐसा अंदर से निराशा हो गया था। उसके बाद मैंने सर्विस मतलब जो लोग हैं हिमालय रॉयल एनफील्ड के लोग हैं उनसे मैंने फ़ोन पे बात किया, तो उन्होंने बताया कि नहीं, ये कोई आपका इशू नहीं है। मतलब ये टिकी टिकी वाला साउंड जो है
ये जो वेल्व का जो ट्यूनिंग किया गया है बाइक में, उसको इसी तरह किया गया है, मतलब प्रॉपर वेल्व का जो ट्यूनिंग है। अगर ये टिकी टिकी साउंड ना हो तभी आपको उल्टा प्रॉब्लम हो सकता है, अगर हो रहा है तो प्रॉब्लम नहीं है गाइस। बिंदास मतलब आप कहीं भी टूर कर रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, बिंदास करते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये टिकी टिकी वाला साउंड नॉर्मल है गाइस। तो वी हैव मेड हाफ वे, शायद हाँ ये शायद धूपधारा है, मैंने हाफ वे कंप्लीट कर लिया है हमने ऑलरेडी अपने घर तक का। तो हाँ ये धूपधारा है और शायद कुछ 60 या 70 किलोमीटर्स बाकी है मेरा। ओके, तो मैं बता दें जो टिकी टिकी वाला साउंड है ये कोई बड़ा इशू नहीं है, ये नॉर्मल इशू है, ठीक है। ये इशू भी नहीं है, फिर से मैं बता रहा हूँ ये इशू नहीं है, ये नॉर्मल है। ये आवाज़ जो है ये आएगा आपका। ये वाल्व का ट्यूनिंग जो किया गया है क्योंकि ये इंजन बहुत ही बड़ा इंजन है, 450 सीसी का इंजन है, जिसके वजह से ये जो वाल्व ट्यूनिंग किया गया है उसमें ये आवाज़ आता है, ये टिकी 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 वाला साउंड। ओके, तो उसके बाद जो है वाइब्रेशंस का, इस वाइब्रेशंस के ऊपर मैं बताना चाहता हूँ। वाइब्रेशन वैसे बाइक में ना के बराबर है, लेकिन वाइब्रेशन एक जगह पे फील होता है, वो है जो मिरर्स दिया गया है। इन मिरर्स में वाइब्रेशन मतलब एकदम जब हाई स्पीड में रहता हूँ मैं, अराउंड 120 के ऊपर, कल जब मैं हाई स्पीड में था 110, 120, 125 में था, तब मतलब क्या है इन मिरर्स में ऐसा थोड़ा सा वाइब्रेशन है जिसके वजह से पीछे में आपको जो है वो क्लियरली दिखता नहीं है। तो अगर आप लोग मतलब सोच रहे हो कि लॉन्ग टूर्स पे जाने वाले हो तो फॉर श्योर आपको ये जो मिरर्स है इनको मॉडिफिकेशन कराना पड़ेगा, मतलब अपग्रेड्स कराना पड़ेगा इन मिरर्स को। ये दो जो मिरर लगा हुआ है मेरा, इन दोनों मिरर्स को थोड़ा अपग्रेड करना पड़ेगा अगर आप लोग लॉन्ग टूर्स में हाई स्पीड में जाने वाले हो तो। लेकिन अगर सिटी विटी में हो, 80-90 चला रहे हो, 100 के अंदर चला रहे हो, तब कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही अच्छे मिरर्स है, बस थोड़े छोटे हैं। लेकिन एक चीज़ बहुत अच्छा लगा है मुझे रॉयल एनफील्ड की तरफ से, जो मिरर्स है, ये मिरर्स जो है ये पूरे वाइट मिरर्स नहीं है, मतलब जो एकदम क्लियर मिरर्स होते हैं ना वैसा नहीं है, थोड़ा सा टिंटेड है मिरर, जिसकी वजह से अगर सन का रेज भी पीछे से पड़ता है तो उतना ही मतलब प्रॉब्लम नहीं होता है, मतलब इजी है। मतलब आप देख सकते हो पीछे क्या चल रहा है, पीछे क्या नहीं चल रहा है, क्योंकि जैसे कि नॉर्मल बाइक्स क्या, कुछ सब बाइक्स में, मैक्सिमम बाइक्स में जो मिरर होता है वो क्लियर रहता है, एकदम वाइट कलर का मिरर रहता है, जिसके वजह से सनरेज अगर होता है तो डायरेक्ट आँख में रिफ्लेक्ट करता है। तो इसमें ये इशू नहीं है। ओके, ये चीज़ रॉयल एनफील्ड ने बहुत ही बढ़िया किया है, लेकिन थोड़ा सा जो वाइब्रेशंस है 120, 110 के ऊपर वो आपको फील होगा, मिरर्स में देखने से फील होगा। और एक वाइब्रेशन है जो आपको फुट पैक्स में फील होगा। तो ये वाइब्रेशंस के मुझे ज़्यादा उतना फील नहीं हुआ, ये 2-3 जगह में मुझे वाइब्रेशंस फील हुए। ये हैंडल पे तो होगा ही वो, तो क्योंकि वो भी रास्ते के ऊपर बात है, जितना सुंदर रास्ता होगा उतना कम वाइब्रेशन होगा, वो अलग बात है। लेकिन इंजन के बॉडी के हिसाब से जो वाइब्रेशन हो रहा था मुझे हैंडल पे और फुट पैक्स पे मिले है गाइस वो वाइब्रेशन, लेकिन वो मतलब अंदर 100 नहीं है। ओके, 80-70 में एक आता है, लेकिन फिर जब आप 100 पहुँच जाते हो तो वो वाइब्रेशन गायब हो जाता है। फिर जब आप 100 से थोड़े ऊपर जाते हो, जैसे 120 क्रॉस करते हो, फिर वो वाइब्रेशन फिर से स्टार्ट होता है, लेकिन उससे पहले वो वाइब्रेशन नहीं है। तो ये कुछ चीज़ें जो आपको जानना चाहिए हिमालयन 450 लेने से पहले। और उसके बाद एक और इशू है हिमालयन का स्टैंड। ओके, हिमालयन का स्टैंड को कुछ ऐसा दिया गया है, वो ऐसे जाके ऐसे निपट रहा है, ठीक है, ऐसे सो रहा है, उसको दिया गया है ताकि आप कहीं पे भी बाइक को पार्क कर सके। ये तो मुझे पसंद आया है, लेकिन इसके वजह से एक इशू हो रहा है, क्या है कि बाइक जो है जब आप स्टैंड पे रहता है, लेफ़्ट साइड को आपका हैंडल मुड़ा हुआ रहता है, तो उसको जब उठाना होता है तो बहुत ही हैवी फील होता है गाइस। ओके, तो मैंने कई सारे वीडियोस देखे कि हाउ टू रिमूव हैवी बाइक फ्रॉम साइड स्टैंड। तो बहुत मतलब बड़े बड़े दिग्गज लोग हैं जिनसे मुझे समझ में आया कि अगर आप ऐसा कुछ हैवी बाइक है, उसका स्टैंड ऐसा है, हिमालयन का जैसा है, ऐसे जाके ऐसा जा रहा है स्टैंड, तो उसमें एक चीज़ कर सकते हो आप लोग, वो है कि आप जब बाइक को स्टैंड से हटाने वाले होते हो तो हैंडल को राइट साइड की तरफ मोड़ दिया कीजिए। आपको बाइक उठाना है लेफ़्ट साइड से, तो हैंडल जो है वो ऐसे लेफ़्ट साइड की तरफ मुड़ा रहता है, तो उसको राइट साइड की तरफ मोड़ दीजिएगा और उसको सिंपली उठा सकते हो बहुत इजीली। तब मतलब बाइक का जो वेट है उतना फील नहीं होगा। लेकिन उससे पहले अगर बाइक को आप नॉर्मली जैसे लेफ़्ट में रहता है आपको चढ़ाना होता है तो आपको फील होगा। ओके, तो अभी जो है मेरा डैश में, ये जो डैशबोर्ड है इसमें मुझे दिखाया जा रहा है TFT स्क्रीन में मेरा रेंज बाकी है, 78 किलोमीटर का रेंज बाकी है। तो इसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि ऑलरेडी मैंने ग्वालपरा में इस बाइक को 0 किलोमीटर रेंज तक मैंने टेस्ट किया कि 0 किलोमीटर के बाद बाइक चलता है कि नहीं चलता है। बाइक आराम से चलता है 0 किलोमीटर के बाद भी। ये जो है ये एक सेफ्टी मतलब उन्होंने रखा है कि 0 किलोमीटर के बाद आपको मतलब फ्यूल अप करना है, लेकिन ऐसा नहीं है कि 0 किलोमीटर 78 किलोमीटर 77 किलोमीटर यहाँ पे जो दिखा रहा है
ये जो ये फ्लिकर रेट जो है बहुत प्रॉब्लम देता है GoPro। तो जो भी हो, यहाँ पे मेरा डैशबोर्ड में 77 किलोमीटर दिखा रहा होगा। ओके, ये मेरा रेंज है अभी। लेकिन ये अगर जब आपका 0 तक चला जाएगा उसके बाद भी आप इजीली इस बाइक में 20 से 30 किलोमीटर इजीली जा सकते हैं। ओके, तो ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप लोग 450 लेने वाले हो या फिर ऑलरेडी चला रहे हो 450 मेरे जैसे, तो यू कैन प्लान द फ्यूल स्टॉप्स। क्योंकि देखिए अभी मेरे पास 76 किलोमीटर बाकी है मेरे बाइक में। मेरा अराउंड 80 से 85 किलोमीटर मुझे गुवाहाटी तक पहुंचना है। तो ऐसा नर्वस नहीं होना है कि बाइक बंद हो जाएगा या फिर कुछ हो जाएगा। इजी गाइस, बिंदास। 0 किलोमीटर के बाद भी बाइक 20-30 किलोमीटर आराम से चलता है। मैंने अराउंड 1 से 1.5 से 2 लीटर तेल रहता है बाइक में 0 किलोमीटर होने के बाद भी। लेकिन मतलब वो सेफ्टी मेजर है कि बाइक पहले ही 0 दिखा देता है ताकि आप जल्दी से जल्दी फ्यूल अप कर लो। लेकिन उसमें कोई पैनिक होने का बात नहीं है। आप आराम से जहाँ पे आपका मन हो वैसे हिसाब से, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि 0 किलोमीटर के बाद भी बाइक चलता है। मैंने ग्वालपरा में 0 किलोमीटर के बाद भी 20 किलोमीटर चलाया है। उसके मैंने रिकॉर्ड नहीं किया है, लेकिन मैंने बताया था, मैं जब लास्ट वीडियो अगर आप लोगों ने देखा है तो उस वीडियो में मैंने बताया था कि इस बाइक को भी मुझे समझना है, उसके बाद मैं आप लोगों को रिव्यू दे पाऊँगा। क्योंकि देखिए 1-2 दिन चला के कोई आपको रिव्यू नहीं दे सकता। अगर वो लोग दे रहे हैं तो वो मतलब वो जो रिव्यू है वो इनिशियल परफॉर्मेंस रिव्यू या फिर जो चलाने में जो मज़ा आ रहा है उस हिसाब से आपको रिव्यू दे सकते हैं। लेकिन आपको बाइक को अगर सच में समझना है तो अराउंड यू नीड 5 to 10 days, मिनिमम 5 to 10 days टू अंडरस्टैंड द बाइक कि ये बाइक कैसा है, कैसे बिल्ड हुआ है, क्या इसका ये है वो है। तो जैसे कि मैं बताया अभी, और सबसे मेजर इशू जो अभी तक मुझे लगा वो इशू, ओके, ये सच में इशू है कि इसका हेडलाइट का जो पावर है वो बहुत कम है गाइस। ओके, वो बहुत कम है। सो अगर आप लोग हिमालयन 450 लेने वाले हो तो लेने के साथ में आप एक पैसा रख लीजिएगा कि आपको ऑक्सिलरी लाइट्स डालना होगा। क्योंकि अगर आप लोग मेरे जैसे हाईवे में टूर करते हो, अगर टूरिंग पर्पज से ही ले रहे हो इस बाइक को, तो गाइस यू हैव टू इंस्टॉल फॉग लाइट्स या फिर ऑक्स लाइट्स, जो भी लाइट्स हो। लेकिन ऑक्स लाइट्स का ज़रूरी है क्योंकि हाईवे में इसका जो ब्राइटनेस है वो काफ़ी कम है। ओके, तो इसलिए मैंने ये जो कुछ चीज़ें हैं ये मैंने बताया आपको, और 2-3 चीज़ें हैं जो मैं आपको आगे जाके बताने वाला हूँ। सो लेट्स गो। आगे जाके हम एक चाय ब्रेक लेंगे, चाय ब्रेक के साथ बताएंगे। ऑलरेडी 11 मिनट में हमने जितने इसके इश्यूज़ थे सारे बता दिए। ये अनकट वीडियो होगा, इसको हम इसलिए, ये जो GoPro का पार्ट था इसको मैंने एक ही बार में बताया ताकि आपको ईजिली समझ में आए। इसमें कोई कट कुट नहीं रखा है मैंने। तो आशा करता हूँ ये पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। कुछ भी क्वेश्चंस होगा नीचे कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। आगे जाते हैं, चाय पीते हैं। चाय पी के उसके बाद जो 2-3 और चीज़ें मुझे समझ में आई इस बाइक के बारे में, उसके बारे में बताता हूँ। लेट्स गो गाइस। वेल गाइस, मैं हाईवे पे हूँ तो थोड़ा सा साउंड इशू होगा क्योंकि साइड से बहुत सारे गाड़ियाँ जा रहे हैं। तो ये एक चीज़ मैं बताना चाहता था कि बाइक का जो ये हैंडल है, ये हैंडल सिर्फ लेफ्ट साइड की तरफ ही लॉक होता है। मतलब इस साइड की तरफ ही ये हैंडल जो है लॉक होता है। सॉरी, हाँ, ये हैंडल लॉक हो गया है हमारा। ओके, राइट साइड की तरफ जो है हैंडल लॉक नहीं होता है। पता नहीं क्यों रॉयल एनफील्ड ने इस चीज़ को नहीं दिया है। अगर नहीं भी दिया है तो एटलीस्ट बाइक के चाबी में इंजन इमोबिलाइजर दे देते तो थोड़ा सेफ फील होता है। क्योंकि अभी जो है, वैसे ये इशू तो है भाई साहब ये, क्योंकि एज अ 2024 का बाइक और इतना पैसा देने के बाद अगर आपको ये थोड़ा सा अनसेफ वाला फीलिंग होगा तो थोड़ा सा तो ख़राब लगता है गाइस। क्योंकि पैसा बहुत डाला है हमने इस बाइक पे, और मैं क्या, अगर आप लोग लेना चाहते हो तो आप लोग भी डालने वाले हो काफ़ी सारा पैसा। तो इस बाइक में इंजन इमोबिलाइजर नहीं आता है, जिसके वजह से मतलब क्या, जो बाइक जो है ऐसा फील होता है कि अनसेफ है। मतलब अगर आप हिमालयन 450 ले रहे हो मेरे जैसे, तो हमें इसमें GPS इंस्टॉल करना पड़ेगा गाइस। तो ये एक छोटा सा इशू मुझे लग रहा है क्योंकि राइट साइड की तरफ जो है हैंडल लॉक नहीं होता है, ये सिर्फ लेफ्ट साइड की तरफ ही लॉक होता है। जैसे कि मैंने इसको राइट साइड की तरफ दे दिया है फुल्ली, और ये देखिए, चेक कीजिए गाइस, ये लॉक नहीं होता है, ये लॉक नहीं होता है गाइस। तो ये सिर्फ लेफ्ट साइड की तरफ ही लॉक होता है। तो ये एक छोटा सा इशू मुझे लगा, ऐसे काफ़ी बड़ा इशू है ये, छोटा सा भी नहीं है। तो क्या ही बताएं, ये एक लास्ट इशू मुझे लगा कि ये चीज़ रॉयल एनफील्ड देना चाहिए था। एटलीस्ट अगर उस साइड लॉक नहीं हो रहा है तो इसमें इंजन इमोबिलाइजर डाल देते। तो इंजन इमोबिलाइजर वो होता है जो, मतलब अगर ये चाबी अगर इसमें नहीं घुसेगा, अगर इसी चाबी को इसी में नहीं लगता है, कोई दूसरा चाबी लगता है तो इंजन स्टार्ट नहीं होता है गाइस। ये टोटली ECU के साथ कनेक्टेड रहता है चाबी के साथ। तो वो एक चीज़ जो है मुझे लगा कि ये रॉयल एनफील्ड दे देता तो काफ़ी अच्छा था। चलो कोई बात नहीं, अभी तो ले लिए हमने, अभी इसको पालना है। तो इसमें खाली अभी बात है कि हमें इसमें GPS डालना पड़ेगा गाइस। तो मुझे जितना लगता है इसमें GPS डालना पड़ेगा फॉर सेफ्टी रीजंस। तो
फिलहाल तो इतना ही है, और अगर आगे कुछ पता चलता है मुझे इस बाइक के बारे में तो ज़रूर से बताऊँगा मैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इतना अभी के लिए काफ़ी है आप लोगों को जानने के लिए कि आप अगर रॉयल एनफील्ड 450 हिमालयन लेने वाले हैं तो आप लोगों को क्या जानना चाहिए। मैंने ये कुछ चीज़ें जो है पॉइंट मुझे मिले हैं इन कुछ दिनों में चलाने के बाद, 500 किलोमीटर क्लॉक करने से पहले मैंने आपको बता दिया है गाइस। यहाँ पे काफ़ी शोर हो रहा है, तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते, मुझे जाना है घर। और सर्विस जो है अभी हम घर जाके करने वाले हैं इसका सर्विस, तो सर्विस में क्या होता है, कितना खर्चा होता है वो भी बताएंगे बहुत ही जल्द, क्योंकि घर जाके ही नेक्स्ट डे शायद मैं सर्विस के लिए लेके जाऊँगा बाइक को। तो आशा करता हूँ लोगों को वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक सब्सक्राइब सब कुछ कर दीजिएगा गाइस। तब तक के लिए डू व्हाट यू वांट टू डू, जस्ट टेक केयर एंड थैंक यू फॉर मेकिंग अ पार्ट ऑफ द गाइस। बाय बाय।